जब कोई बिना एक शब्द कहे आपके डर को अपने हिस्से में ले ले, जब कोई आपकी खामोशी को पढ़ने लगे, तो दिल धीरे धीरे बिना किसी इत्तला के उसी का होने लगता है। डर और साजिशों का तूफान अब गुजर चुका है। तो इसी के साथ ग्रे हार्ट्स के 4th एपिसोड दिल की दस्तक में आपका स्वागत है। सुबह के ठीक 9 बजे ग्रे एस्टेट की आलीशान बिल्डिंग में आज सूरज की सुनहरी किरणें एक अलग ही चमक ला रही है। रिया मल्होत्रा सलाखों के पीछे है और ऑफिस का माहौल एकदम हल्का और सुरक्षित है। जानवी पहली बार बिना किसी खौफ और बिना पीछे मुड़ के देखे चेहरे पर एक मासूम सी राहत भरी मुस्कान लिए ऑफिस में कदम रखती है। अब उसकी आंखों में डर का साया बिल्कुल नहीं है। एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं और जैसे ही जानवी को देखते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग जानवी मैम। तो जानवी शर्मा ऐसे ही चौंक जाती है, शॉक हो जाती है कि ऐसे स्टाफ मुझे ऐसे कैजुअली कैसे बुलाने लग गया। तभी जानवी आंसर करती है गुड मॉर्निंग और दूसरा एम्प्लॉय पास खड़ा था वो कहता है अगर ऋचा मैम किसी इंसान के लिए खुद इतनी आगे आ सकती है तो सच में उस लड़की की नीयत में बहुत सच्चाई होगी। जानवी अपनी डेस्क पर बैठती है, वो अपनी फाइलों को सहेजती है और अपने मेज़ पर रखे पानी के गिलास को देखती है। ऊपर एक बड़ी सी कांच की कैबिन में खड़ी ऋचा अपने हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग लिए सीसीटीवी मॉनिटर पर जानवी को देख रही है। लेकिन इस बार ऋचा की आंखों में कोई कड़वाहट या शक नहीं है। उसकी आंखों में एक अनकही नरमी है। उसके सख्त होठों पर एक बेहद खूबसूरत हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। ऋचा खुद से ही बातें कर रही है कि चलो अब मुस्कुराने तो लगी है वो। तभी जानवी के डेस्क पर रखा फ़ोन बजता है। जानवी तुरंत मेरे कैबिन में आओ। ऋचा का फ़ोन था। जानवी का दिल एक पल में ही धड़कना भूल जाता है। सोचती है कि शायद उसे फिर कोई काम में गलती हो गई। वो घबराते हुए ऋचा के कैबिन का भारी कांच वाला दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर आती है। जानवी कहती मैम वो कोई फाइल छूट गई क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? ऋचा अपनी जगह से उठती है। मेज़ पर 2 गर्मा गर्म कॉफ़ी के कप रखे हैं जिनसे भाप निकल रही है। ऋचा एक कप उठाकर जानवी की तरफ बढ़ाती है। जानवी हैरान होकर देखती है। मैम ये आपने मेरे लिए? ऋचा हाँ, और चिंता मत करो, इस बार ये कॉफ़ी मैं तुम्हारे कपड़ों पर या ज़मीन पर गिरने नहीं दूंगी। दोनों ने एक साथ हंसने की आवाज़ आई और जानवी अपना सिर झुकाकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ऋचा भी अपनी पूरी कॉर्पोरेट कड़कपन भूल जाती है और हंसती है। पहली बार उन दोनों के बीच सालों की जमी हुई बर्फ पिघल जाती है। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर अपनी अपनी कॉफ़ी का सिप ले रहे हैं। बीच बीच में नज़रें मिलती है और दोनों मुस्कुरा देती है। जानवी थोड़ा झिझकते हुए अपने दिल में दबे सवाल को बाहर लाती है। जानवी धीरे से संजीदा आवाज़ में कहती है ऋचा मैम मैं एक बात पूछूं? जब वो सब हुआ, जब हर कोई मुझ पर शक कर रहा था, तब आपने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? आप तो मुझे जानती भी नहीं थी। ऋचा के सांस लेने की गहरी आवाज़ आती है और वो कुछ सेकंड के लिए बाहर देखती है और फिर ऋचा गहरी सांस लेके कहती है क्योंकि जानवी जब ये पूरी दुनिया तुम्हें शक और नफ़रत की नज़र से देख रही थी तब भी तुम्हारी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिख रही थी और मैं इंसानों में से ज़्यादा उसकी आंखों पर भरोसा करती हूँ। जानवी बिना कुछ कहे बस ऋचा को देखती रह जाती है। तभी दिन गुजरने लगे हैं इसी तरह और ग्रे एस्टेट के बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ नया, कुछ बेहद खूबसूरत खिलने लगा है। अब ऑफिस सिर्फ काम की जगह नहीं रहा, वहाँ छोटे छोटे अनकहे पलों का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू हो चुका है। लंच के टाइम में जब ऋचा और जानवी अब कैफेटेरिया में एक साथ लंच करती है, ऋचा जो हमेशा अपने कैबिन में अकेले खाती थी अब जानवी के साथ हंस हंस कर टिफ़िन शेयर करती है। ऋचा अब उसे मिस शर्मा नहीं बल्कि जानवी कह के बुलाने लगती है। जानवी को अब ऋचा की हर छोटी आदत याद हो चुकी है। सुबह की कड़क ब्लैक कॉफ़ी,
उसमें बहुत कम चीनी और उसके डेस्क पर हर सुबह ताज़े वाइट लिलीज फ्लावर्स रखना। जब भी ऋचा रात को देर तक रुकती है, जानवी बिना कहे उसके लिए ग्रीन टी बना लाती है। ऋचा फाइल से अपनी नज़रें उठाकर जानवी को देखती है, जो चुपचाप उसकी टेबल पर फूलदान में नए वाइट लिलीज सजा देती है। ऋचा महसूस करती है जानवी बिना एक शब्द कहे उसकी ज़िंदगी में खालीपन को अपनी मौजूदगी से भर रही है। एक बहुत बड़े क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए दोनों को शहर से बाहर जाना पड़ता है। शाम का वक्त है और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऋचा खुद गाड़ी चला रही थी और जानवी उसके बगल वाली सीट पर बैठती है। खिड़की पर गिरती बारिश और हसीन पल देखते देखते दोनों अपना सफ़र तय कर रहे थे। तभी जानवी शर्मा कहती है ऋचा की तरफ मुड़ के, मैम अगर मैं कुछ पर्सनल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेगी? ऋचा सड़क पर नज़रें टिकाए हुए हल्का मुस्करा कर कहती है, पूछो। जानवी कहती, आप हमेशा इतनी अकेली क्यों रहती है? इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, फिर भी आपके आसपास एक बहुत ऊंची दीवार क्यों है? ऋचा कहती है, क्योंकि जानवी, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इंसानों को उस दीवार के अंदर आने दिया, जब भी किसी को अपना माना, उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। जब ज़रूरत पूरी हो गई तो सब छोड़कर चले गए। इसीलिए अकेले रहना दर्द से बचने का सबसे आसान तरीका लगता है। जानवी का दिल ऋचा का ये दर्द सुनकर बैठ जाता है। वह पहली बार समझती है कि ऋचा का सख्त रूप दरअसल उसके टूटे हुए दिल की ढाल है। जानवी का हाथ धीरे से ऋचा के गैर पर रखे हाथ के करीब आता है, लेकिन वो झिझक कर रुक जाती है। ऐसे ही वो रात के 11:30 बजे दूसरे शहर के एक बड़े से होटल में पहुंच जाते हैं और भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण होटल के सारे कमरे भी बुक है। मैनेजर को गुजारिश करके दोनों को मजबूरी में आखिरी बचा हुआ इकलौता प्रेसिडेंशियल सूट लेना पड़ता है। कमरे में 2 अलग अलग सिंगल बेड लगे हैं। जानवी खिड़की के पास खड़ी है और बाहर आसमान में बिजली तेज चमक रही है और जानवी को तो बचपन से बिजली के कड़कने से और बादलों के गरजने से बहुत डर लगता है। जैसे ही बिजली के कड़कने की तेज़ आवाज़ आती है, जानवी भाग के बोलती है, मैम करके। डर के मारे जानवी बिना सोचे समझे दौड़कर ऋचा के बेड की तरफ जाती है और अनजाने में ऋचा का हाथ दोनों हाथों में कसकर पकड़ लेती है। जानवी का पूरा शरीर कांप रहा है और वो अपनी आंखें भींच कर ऋचा के सीने के बहुत करीब खड़ी है। करीब 10 सेकंड तक वो ऐसे ही जमी रहती है। ऋचा बिना हिले हैरानी से जानवी के घबराए हुए चेहरे को देखती है। जानवी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। दोनों की नज़रें बहुत नज़दीक थी और वो दोनों एक दूसरे को देखती है। जानवी को एहसास होता है कि उसने कितनी मजबूती से ऋचा का हाथ पकड़ा हुआ है। जानवी हड़बड़ा कर कहती है, सॉरी मैम, बिजली की वजह से। और ऋचा तभी जानवी की तरफ देखती है और कहती है, इट्स ओके जानवी, तुम मेरे बेड पर सो जाओ, मैं दूसरे बेड पर हूँ। और तभी रात में उठकर जब ऋचा देखती है कि जानवी ऐसे ही हिल रही है और क्या पता नहीं क्या, तो वो धीरे से आके जानवी को देखती है। उसके सर पे हाथ रखते ही उसे पता चलता है कि उसका चेहरा बहुत तप रहा है। तभी वो उसको चेक करती है और तभी पता चलता है कि उसको 102 डिग्री बुखार है। ऋचा तुरंत ही वहाँ पे कुर्सी लेके बैठ जाती है। वो पानी का कटोरा और उसमें बर्फ़ डालकर पट्टियाँ भिगो भिगो कर जानवी के माथे पर रखने लगती है। उसे दवाई पिलाती है और उसका ख्याल रखती है। जानवी की कांपती बुखार में डूबी हुई धीमी सी आवाज़ आती है। जानवी जैसे आधी बेहोशी में तड़प कर ऋचा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज़ मत जाइए ना, सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, आप भी मुझे अकेला छोड़कर जाएगी?
नहीं जाएगी ना आप। तभी ऋचा का दिल इस बात पर रुक जाता है। वो झुकती है और जाह्नवी के माथे पर हाथ फेरती है और अपनी उंगलियों को जाह्नवी की उंगलियों में फंसा लेती है, कसकर हाथ पकड़ लेती है। ऋचा तभी जाह्नवी की आंखों में देखकर कान के पास आके धीरे से कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही जाह्नवी, कभी नहीं जाऊंगी। जब तक तुम चाहोगी मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तुम शांत हो जाओ, आराम करो। ऐसे ही रात बीत जाती है और दोनों ऐसे ही, जाह्नवी सो चुकी है और ऋचा भी ऐसे ही अपनी चेयर पर बैठी हुई जाह्नवी को एक तक देखे जा रही है। उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अगले दिन जाह्नवी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। दोनों वापस अपने सिटी लौट रही है। कार में दोनों बिल्कुल खामोश, लेकिन ये खामोशी भारी नहीं है, इसमें एक गहरा सुकून और अपनापन है। ऋचा ड्राइविंग करते करते अचानक गाड़ी की स्पीड धीमी करती है। जाह्नवी की तरफ देखते बोलती है कि जाह्नवी। जाह्नवी कहती है जी। ऋचा अपनी उंगलियों में स्टीयरिंग व्हील को कसकर बोलती है, उस रात अगर उस बेसमेंट में तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तुम्हें खोना एक बहुत बड़ा डर है, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जाह्नवी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो समझ जाती है कि ऋचा के लिए अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय और कोई आम लड़की नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। तभी वो ऐसे ही ड्राइव करते करते आगे बढ़ते हैं और रात के करीब 8:30 बजने वाले हैं। वो ऑफिस लौटकर ऋचा अपने कैबिन में जाह्नवी को बुलाती है। वो उसकी तरफ एक छोटा सा मखमली डिब्बा बढ़ाती है। जाह्नवी उसे खोलती है। अंदर एक बहुत खूबसूरत बारीक गोल्ड का ब्रेसलेट चमक रहा है। उस पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ट्रस्ट, भरोसा। जाह्नवी बोलती है, ये दोस्ती के लिए। ऋचा जाह्नवी को बहुत करीब आते हुए आंखों में आंखें डालकर, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। दोनों की नज़रें मिलती है। हवा में एक अजीब सी गर्माहट और कशिश फैल जाती है। तभी रात के 9 बज जाते हैं और ऑफिस की खाली बालकनी। जाह्नवी ऋचा का ब्लैक कोट अपने कंधों पर डाले खड़ी है। ऋचा धीरे धीरे चलकर उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती है। दोनों नीचे चमकते हुए शहर की लाइटों को देख रही है। जाह्नवी धीमे से प्यार से कहती, ऋचा। ये पहली बार था कि उसने ऋचा मैम के अलावा उसको ऋचा बुलाया है। ऋचा अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और ऋचा कहती है, हाँ। तभी ऋचा कुछ नहीं बोलती। बालकनी की ग्रिल पर रखे उसके हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। जाह्नवी की उंगलियां ऋचा की उंगलियों को हल्के से छूती है और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ऋचा जाह्नवी की पूरी हथेली को अपने हाथ में थाम लेती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अनकही मोहब्बत की ये पहली दस्तक हो चुकी है। तभी होता है ना, कुछ रिश्ते आई लव यू कहने से नहीं बनते, वो बनते हैं एक अनब्रेकेबल ट्रस्ट से, एक दूसरे का ख्याल रखने से और उस खूबसूरत खामोशी से, जहाँ दो दिल बिना किसी शब्द के एक दूसरे की हर धड़कन को समझने लगते हैं। क्या ऋचा और जाह्नवी अब दुनिया के सामने अपने इस खूबसूरत एहसास को कबूल कर पाएंगे, या फिर ऑफिस का माहौल और ये समाज उसके इस नए प्यार के बीच एक नई दीवार खड़ी करेगा? नहीं, तो जानते हैं ये अपने नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 5, जहाँ होगा इकरार। क्या होगा इकरार, कितनी जल्दी इकरार होता है ये देखते हैं और यहीं पे हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। हमेशा के लिए मोहब्बत का एक नया नाम शुरू होने जा रहा है एपिसोड 5 में, तो जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच।